अस्मिता के आंसू छलक आए ये कहते हुए कि मम्मी जी, कई बार सभी औरतों के दर्द एक जैसे नहीं होते हैं। आंसू एक जैसे कैसे हो सकते हैं? कहने को हम सभी औरतें एक जैसी होती हैं, पर सबके साथ परिस्थितियां एक जैसी कहाँ होती है। अपनी बेटी का दर्द तो औरत समझ लेती है, पर वहीं बहू के दर्द को समझने में बहुत देर लगा देती है। अस्मिता अपनी सास ललिता जी से कहती है। ललिता जी बोली, ऐसा नहीं है बहू, हर बहू भी एक जैसी नहीं होती है। अब मुझे और मेरी बेटी को ही देख लो, कितनी भी मुश्किलें हो जाए पर अपने ससुराल में टिकी रहती है। वो मुझसे वहाँ की शिकायत नहीं करती, बल्कि परिस्थितियों पर राय मांगती है। तुमने मुझे कभी अपने ससुर जी के साथ लड़ते हुए देखा है? पर तुम हो कि आए दिन परवीन से झगड़ती हो। अस्मिता बोली, मम्मी जी, अगर दीदी आपको वहाँ की खबर नहीं देती है तो आप किस बात पर उन्हें राय देती हैं? और अपनी बेटी की परेशानियों को आप समझ सकती हैं, तो मैं भी तो एक औरत हूँ। मेरी परेशानियाँ को आप क्यों नहीं समझ पाती हैं? अगर आप या दीदी की सास हमें अच्छी राय दें तो हमें छोटी छोटी बातों के लिए माँ के राय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तभी होता है जब बेटी और बहू को कुछ सास अलग अलग चश्मे से देखती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ललिता जी और अस्मिता जी में बहुत बहस हुई थी। छोटी छोटी बातों के लिए ललिता जी अस्मिता को सुनाती रहती, फिर अपनी और उसकी ननद के अस्मिता की शिकायत करती। इन्हीं बातों से परेशान होकर अस्मिता अपनी माँ के घर चली गई थी। बड़ी मुश्किलों से परवीन उसे मना कर लाया था। ललिता जी बोली, अच्छा, लगता है तुम्हारी माँ ने भी वही चश्मा लगाया है जो मैंने लगाया है, तभी तो तुम वापस लौट आई हो। क्या हुआ, मायके में जगह नहीं मिली या यहाँ जैसा ऐसो आराम नहीं मिला? अस्मिता परवीन की तरफ देखी। परवीन बोला, माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं सोचा आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा तो अब आप सब ठीक हैं, पर नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप चाहती हैं कि हम इस घर में रहें। ललिता जी झट से बोली, नहीं बेटा, मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है। मुझे तो बस परवीन बोला, हाँ, दिक्कत तो आपको अस्मिता से है, पर यह मत भूलिए कि ये मेरी पत्नी है। जब पापा ने आपको इतने सालों तक साथ निभाया तो मैं अपने इतने कम समय के रिश्तों को कैसे छोड़ सकता हूँ? तब तो अस्मिता अभी अभी कुछ गलत नहीं कह रही थी। अगर यही सब दीदी के साथ उनके ससुराल में हो तब आप अपनी क्या राय देंगी? परवीन अस्मिता को लेकर कमरे में चला गया। उस रोज़ अस्मिता और परवीन ने कुछ फैसला लिया और शाम में अस्मिता का सारा सामान लेकर परवीन ने फिर उसे उसके माता पिता के घर छोड़ दिया, ये कहकर कि अब जब तक माँ तुम्हें इज्जत के साथ घर नहीं लाएगी, तुम्हारे साथ मैं भी ये बनवास काटूंगा। आखिर गलती मेरी माँ की है तो सज़ा मुझे भी मिलनी चाहिए। तुम अकेली सज़ा क्यों भुगतोगी? स्मिता जाना नहीं चाहती थी, परंतु अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उसे पति का ये फैसला भी सही लगा। 2 दिन बाद परवीन की बहन आराधना का फ़ोन आता है। अस्मिता, तुमने मेरे घर की क्या हालत बनाकर रख दी है। अरे माँ बेटे में झगड़ा हो रहा है, तुम्हारी वजह से पापा मम्मी में झगड़ा हो रहा है। अब तो मुझे ये लग रहा है कि तुम्हारी शादी के लिए जो मैंने हाँ कहा था, क्या मेरा फैसला गलत था? स्मिता बोली, आपके भाई ने वादा किया था कि जब भी मेरे साथ कुछ गलत होगा तो वो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। बस मैं घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ चली आई, ताकि दुनिया वाले ये ना कहे कि एक बहू ने बेटे को माँ बाप से अलग कर दिया या बेटे ने अपना फ़र्ज नहीं निभाया।
लोग ये नहीं समझते हैं कि कई बार गलती माँ बाप की भी हो सकती है। मेरी जगह अगर आप होती तब आपको पता चलता, क्योंकि आपकी माँ ने कभी मुझे अपना माना ही नहीं था। आराधना बोली, मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती है। स्मिता बोली, दीदी आपको क्या लगता है मुझे रोज़ की चिक चिक अच्छी लगती है? अभी पिछले महीने ही उन्होंने मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कही कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। फिर भी मैं सब कुछ भूलकर पति और परिवार के लिए लौट आई। पर इस बार तो उन्होंने परवीन के सामने ही क्या कुछ नहीं कहा। आराधना बोली, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें तुरंत वापस जाना पड़ा? अस्मिता बोली, जब मैंने आपके भाई से शादी की थी, खुशी से मैंने उस घर को और उस घर की जिम्मेदारियों को ले ली थी। मैं भी सबके साथ मिलकर रहना चाहती हूँ, परंतु अब बहुत हो गया। मैंने फैसला कर लिया, अब मैं झूठे रिश्ते के लिए नहीं जीऊँगी। आखिर कब तक खुद को मारती रहूं और तब तक अपमान सहती रहूं? इस तरह तो मैं एक दिन खुद को ही खो बैठूंगी। आराधना बोली, लगता है बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, पर मैं तो यही कहूँगी कि अपने रिश्ते को एक और मौका दो। मुझे अपने भाई का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर अच्छा नहीं लगता। वो कहता नहीं है, पर वो सबको साथ लेकर चलना चाहता है। अगर तुम में मुझे कभी भी अपनी बड़ी बहन माना है तो वापस अपने घर चली जाओ। इसके बाद फिर कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। फिर उसने माँ को भी अपनी तरह से समझाया। अस्मिता ने सारी बात परवीन को बताई। परवीन बोला, 1-2 दिन रुक जाओ, देखता हूँ माँ का व्यवहार कैसा है, फिर मैं बताऊँगा। पर यह क्या, उसी रात परवीन ने ललिता जी को बुआ जी से अस्मिता की शिकायत करते हुए सुना। उसे अपने ही कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसे लगता था कि उसकी माँ अब बहन को छोड़कर बुआ जी के पास उनकी पत्नी की शिकायत करने लगी। वो इतना गलत नहीं कर सकती है। उसने फ़ोन में माँ की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। परवीन ने अस्मिता से कुछ भी नहीं छुपाया, बल्कि उसे सारी बात बता दी। अस्मिता ने आराधना को फ़ोन किया और मिलने के लिए बुलवाया। आराधना का ससुराल कुछ घंटों की दूरी पर था, तो तीनों ने शाम में मिलने का प्रोग्राम बनाया। जब तीनों मिले और अस्मिता ने अपनी आपबीती आराधना को सुनाई तो उसे भरोसा नहीं हुआ। परवीन ने कहा, दीदी अपनी माँ कभी भी गलत नहीं लगती, पर कई बार बड़े भी कुछ गलती कर जाते हैं। फिर उसने फ़ोन में बुआ जी और माँ की बातें आराधना को सुनाई तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। परवीन बोला, पहले मैं भी इसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि मेरे सामने माँ हमेशा इससे अच्छे से पेश आती थी। ना जाने मेरे जाने के बाद इन दोनों के बीच क्या होता था, और मैं रहा माँ का लाडला तो कभी उनके खिलाफ कुछ सुनता नहीं था। पर जब मैंने खुद अपने कानों से सुना तो अब मैं आपको क्या बताऊं? अस्मिता परवीन से बोली, हर बार आखिर मुझसे ही सवाल क्यों किया जाता रहा? कभी आप दोनों अपनी माँ से सवाल क्यों नहीं करते हैं? परवीन, पिछली बार आपकी बात मानकर मैं वहाँ चली गई थी, फिर आपने देखा ही क्या हुआ। इस बार मम्मी जी ने दीदी की बात भी गलत साबित कर दी। काश कि दीदी के जैसा विश्वास हो मुझ पर भी जताती तो हमारे रिश्ते का ऐसा अंजाम ना होता। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। आराधना कुछ कहती उससे पहले ही अस्मिता बोली, दीदी मैं नौकरी भले ही करती हूँ, पर कभी भी घर के काम चोरी नहीं की थी। हर संभव कोशिश करती थी जितना मम्मी जी को आराम दे सकूं, पर उन्होंने हमेशा मेरी मुश्किलें बढ़ाई।
यहाँ तक कि कई बार वो मेरे लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करती थी। अगर वो मुझे अपना समझती तो ये सब कभी नहीं करती। उम्मीद करती हूँ आप मेरी परेशानियों को समझेंगी। इतना कहकर अस्मिता अकेले वापस अपने मायके चली गई। घर आकर परवीन ने अपने माता पिता के सामने सारी बात बताई। ललिता जी ने अस्मिता के लिए उल्टे पुल्टे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसे सुनकर परवीन बहुत गुस्सा हुआ। ललिता जी जब अपनी सफाई देने लगे तो परवीन बोला, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, मेरे मन में जो आपकी राय छवि है उसे आप धुंधली मत कीजिए। मैं कुछ कहकर आपका अपमान नहीं करना चाहता। आपने मुझे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि मैं अपनी पत्नी के सामने कुछ कह सकूं। इधर अस्मिता के माता पिता ने बेटी दामाद के मामले में दखल अंदाजी नहीं की, बल्कि दोनों को खुद निर्णय लेने के लिए कहा। बस वो अपनी बेटी के साथ खड़े रहे। परवीन ने जब अपनी माँ और बुआ की बातें अपने पिता किशोर बाबू को सुनाई तो वो हैरान हो गए। वहीं ललिता जी बोलती बंद हो गई, पर अकड़ उनकी कम नहीं हुई। वो उस बात को स्वीकार नहीं कर रही थी। किशोर बाबू बोले, बेटा, जब तुम्हारी माँ तुम्हें ही गलत ठहरा रही है तो बहू तो दूसरे घर की है। सोचो उसके बारे में इसने मेरी बहन और तुम्हारी बहन से क्या क्या कहा होगा। मैं सोच सकता हूँ। तुम्हें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि तुमने 7 फेरे लेकर अपनी पत्नी को कुछ वादे किए थे, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरा ये सुझाव है कि तुम बहू को लेकर किसी और घर में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि अब और कोई विकल्प नहीं है। मैं तुम्हारी माँ का साथ छोड़ नहीं सकता। मैं भी तो समाज के सामने कुछ कसम ले ली थी। तो जब मैं अपनी गलत पत्नी का साथ दे सकता हूँ तो तुम क्या अपने सही पत्नी के लिए कोई कदम नहीं उठाओगे? क्योंकि रिश्ते को निभाने की दोनों तरफ से कोशिश की जाती है। ललिता जी आखिर अपने बेटे को किस मुंह से रोकती? उन्होंने तो कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। परवीन बोला, मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगा। मैं भी एक पिता हूँ। सोचिए, अभी आपका पोता छोटा है। अगर उस पर कोई गलत प्रभाव पड़ा तो मेरी तो आने वाली ज़िंदगी ही खराब हो जाएगी। अस्मिता अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि वो एक लड़की स्वाभिमानी लड़की थी। परवीन और अस्मिता ने दोनों घरों के बीच अपने लिए एक छोटा सा मकान लिया। परवीन ने अपना ज़रूरी सामान नए घर में ले गया। अब हर शनिवार रविवार परवीन अपने बेटे और अस्मिता को लेकर माँ बाप के पास आता, कुछ घंटे बिताता और फिर वापस चला जाता। मजबूरी में ही सही, पर परवीन और अस्मिता को ये फैसला लेना पड़ा। अब तो ललिता जी चाहकर भी कोई भी दोष अस्मिता पर नहीं लगा पाती थी, क्योंकि वे अपने ही बिछाए जाल में फंस गई थी। उनके खुद के पति, उनका बेटा बेटी सब उनके विपक्ष में खड़ा हो गया था। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, पर एहसास भी बहुत देर बाद हुआ। सच कहते हैं लोग, जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछताने से क्या फ़ायदा। मित्रों, कई बार अगर रिश्तों में कड़वाहट आ जाए तो उनमें थोड़ी दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। कई रिश्ते हम पर अपना अधिकार तो जमाते हैं, पर बदले में उसे अधिकार और सम्मान नहीं दे पाते हैं। आपको क्या लगता है, अस्मिता और परवीन का फैसला सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।